नमस्कार, मैं ऐश्वर्या कपूर इस समय उत्तर प्रदेश में मौजूद हूं और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में नहीं, लखनऊ से काफी दूर मैं इस समय बलरामपुर में हूं। तो बलरामपुर में मेरे साथ एक ऐसे बलिष्ठ नेता हैं जिनको आप सब तो जानते हैं, लेकिन अब जबकि इलेक्शन उत्तर प्रदेश में बिल्कुल आ चुके हैं, अगले 1 से 2 महीने के अंदर पूरा घमासान होने वाला है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनको प्रधानमंत्री कर्म योगी आदित्यनाथ इस समय हमारे साथ हैं। बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका सुबह सुबह। धन्यवाद जी। बाबा सीधा पॉइंट पे आता हूं, आप लखनऊ से इतनी दूर उत्तर प्रदेश में यहां बैठे हैं बलरामपुर में, वहां जो आपके विपक्षी हैं वो तो सब इकट्ठा हो रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आप यहां टाइम वेस्ट कर रहे हैं उनके हिसाब से कि अगर आप उत्तर प्रदेश में अंदर आ जाते हैं, बलरामपुर पे बॉर्डर एरिया में है, तो उनके हिसाब से आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन से पहले। वो तो किसी की 1% वोट है, किसी की 2 सीट है, किसी की 1 भी नहीं है, वो तो सब इकट्ठा हो रहे हैं, झुंड बना रहा है। देखिए, गठबंधन पहली बार नहीं हो रहा है। 2017 में भी गठबंधन हुआ था, 2 लड़कों की जोड़ी उस समय आई थी। आप सुबह मजाक के मूड में हैं? नहीं, ये सच्चाई है जी। और एक महागठबंधन 19 में बना था, बुआ और बबुआ का। उत्तर प्रदेश की जनता ने इन सब की अराजकता को, इन सब के भ्रष्टाचार और बेईमानी को नजदीक से देखा है और एक सिरे से इन्हें नकारा था। इसलिए ये तो हमेशा होता रहा है कि एक जैसी विचारधारा के लोग अंततः निर्णायक लड़ाई में एक मंच पर आएंगे। जो नकारात्मक सोच के हैं, विध्वंसात्मक सोच के हैं, माफिया प्रस्त हैं, दंगाइयों को प्रश्रय देने वाले हैं, वे सभी एक मंच पर आएंगे। परिवारवादी सोच के लोग, वंशवादी सोच के लोग, बेईमानी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोग, ये सब एक मंच पे आएंगे। इसमें बहुत संकोच करने की आवश्यकता भी नहीं है कि न इससे कोई भयभीत होने की आवश्यकता है। लोकतंत्र में जनता इन सब के असलियत को जानती है और इसलिए जनता भी ठान चुकी है कि इन सबको क्या जवाब देना है। 2014, 2017, 2019 और उसके बाद अब 2022 में भी वही फिर से पुनरावृत्ति होगी जो 2019 में, 2017 में, 2014 में देश ने देखा है। और उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को उसकी उपलब्धि और उसके द्वारा किए गए, केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के लिए, उनकी उपलब्धियों के आधार पर फिर से अपना समर्थन देगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं आपके कॉन्फिडेंस के बारे में पूछूंगा बाबा, आपने बोला एक सोच के लोग आ जाते हैं, उस पर भी पूछूंगा, लेकिन इस बार ना ही सिर्फ केवल 2 लड़कों की जोड़ी है या बुआ बबुआ हैं, इस बार पूरा कुनबा इकट्ठा हो गया, जिसे कहते हैं ना यूपी में कुनबा इकट्ठा हो गया। एक नहीं है बाबा, देखिए दर्जन भर हैं। मैं क्या कह रहा हूं ना, ये पहले भी थे, ऐसा तो है नहीं कि 2019 में भी थे। 2019 में तो इससे बड़ा गठबंधन था, 2019 में इससे बड़ा गठबंधन था। लेकिन आप कह रहे हैं बेसिकली हाथी चले बाजार और बाकी जो होता है होता रहे। हाँ, देखिए आप चिंता मत करिए इस बात की, हम अपने मुद्दों, अपने मूल्यों पर चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट रूप से इस अभियान के साथ आगे बढ़ रही है। मैं बलरामपुर जिले में हुई इस बात को लेकर के, क्योंकि अलग अलग जनपदों में कार्यक्रम है। यहाँ के बाद मैं अभी गोंडा जा रहा हूँ, गोंडा के बाद फिर जौनपुर जा रहा हूँ, जौनपुर के बाद फिर वाराणसी जा रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि हम एक जगह हैं, पूरे प्रदेश के अंदर हैं। इससे पहले परसों हम लोग गौतम बुद्ध नगर में थे। तो ये सभी कार्य समयबद्ध ढंग से बीजेपी के द्वारा किए गए हैं, किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए इसमें।
क्योंकि इसमें से 3 पॉइंट निकले। मैं सबसे पहले वाले पे जाता हूं। आपने कहा एक सोच के लोग, तो ये कौन सी ऐसी सोच है जो इन सबको एक साथ लाती है? जितना मुझे याद आता है, ये सब राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, अब ये सब विकास का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो आपके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हो या फिर जो आपने नया एयरपोर्ट बनाया है। लेकिन मंदिर से लेके विकास तक ये तो सोच है कि इनके ये सब इसके खिलाफ थे। देखिए, मैंने कहा ना, ये सब परिवारवादी और वंशवादी लोग हैं। जब भी इनको अवसर मिला है, इन्होंने सत्ता का बंदर बांट किया है। प्रदेश की जनता को योजनाओं से वंचित रखा है। आखिर प्रदेश के अंदर कोई राजनीतिक दल आज के दिन पर ऐसा नहीं है जो आज ये कह सके कि उसे मौका नहीं मिला। सबसे अधिक समय तक उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, सबसे अधिक समय तक। आखिर उत्तर प्रदेश के शासनकाल में उत्तर प्रदेश कहां गया था? लेकिन आज है कहां कांग्रेस? दूसरा, समाजवादी पार्टी को 4 बार उत्तर प्रदेश में मौका मिला। समाजवादी पार्टी का मतलब, आज भी एक सामान्य नागरिक से भी आप पूछेंगे समाजवादी पार्टी का मतलब, हर व्यक्ति बोलेगा समाजवादी पार्टी का मतलब दंगा, समाजवादी पार्टी का मतलब गुंडागिर्दी, समाजवादी पार्टी का मतलब भाई भतीजावाद, वंशवाद, समाजवादी पार्टी का मतलब योजनाओं में लूट खसोट, डकैती, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा। ये उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक व्यक्ति इस बात को मानता है। एक सामान्य यानी गांव के बच्चों को भी, घर में परिवार के बच्चों को भी कोई पूछेगा समाजवादी पार्टी का मतलब क्या है, हर व्यक्ति बोलेगा कि समाजवादी पार्टी का मतलब। और अगर ऐसा है बाबा, यही नहीं, मैं आपसे ऐसी स्थिति बसपा की भी है। बीएस बहुजन समाज पार्टी वो इससे अलग नहीं। उनकी सरकार आई थी, सरकार आने के बाद वही योजनाओं में बंदर बांट शुरू हो गया था, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था, जनता की गाड़ी कमाई और गरीबों को, दलितों को मिलने वाली योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता था, ये बंदर बांट होता था। बीजेपी की सरकार ने केंद्र में, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी के आने के बाद देश के अंदर जो चेंज देखने को मिला, ये काम पहले 2014 के पहले भी हो सकता था, सोच नहीं थी। न गांव के लिए, न गरीब के लिए, न किसान के लिए, न महिलाओं के लिए, न मजदूरों के लिए, न युवाओं के लिए, किसी के लिए सोच नहीं थी। इसीलिए वे लोग कुछ नहीं कर पाए। बीजेपी के पास सोच थी, मोदी जी के पास सोच थी, मोदी जी ने उन योजनाओं को एक एक करके लागू किया। और आज देखने को मिल रहा है न केवल कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण, रोजगार और नौकरी की गारंटी अगर ये कोई दे सकता है तो बीजेपी दे सकती है, और बीजेपी ने दिया है। लेकिन बाबा, आपने कहा, आप कह रहे हैं, आपके शब्द हैं, सपा का मतलब दंगा, सपा का मतलब गुंडा। अगर ऐसा है तो फिर पंचायती राज जो भी इलेक्शन हुआ उसमें सपा ने इतना अच्छा कैसे किया? देखिए, सपा ने अच्छा नहीं किया। नंबर आपको मालूम है कि पंचायत चुनाव जी ये पार्टी के सिंबल से नहीं होते। हाँ, नहीं होते सिंबल। एक, दूसरा, जब पार्टी के सिंबल से नहीं हो सकते तो ये तो अंततः जब फाइनल परिणाम आएगा तब पता लगेगा ना कि वास्तविकता क्या है। फाइनल रिजल्ट क्या था? 75 में से 67 सीट बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष की जीती थी। 825 ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में, क्योंकि चुनाव कोई सिंबल के चुनाव तो थे नहीं, 825 में से लगभग 650 के आसपास भारतीय जनता पार्टी विकास ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जीती। अब रिजल्ट क्या है? आखिर रिजल्ट क्या है? क्योंकि एक तो सिंबल के आधार पर नहीं होते, एक एक सीट पर लोकल चुनाव होता, लोकलाइज होता है। हर एक पार्टी के 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लोग स्वयं लड़ते हैं, तो वह संख्या बहुत ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव जब हुए थे, पंचायत चुनाव में
वही लोग जुटे थे। बाद में जब सब एकजुट हुए फिर अपने अध्यक्ष का चुनाव करने की बात जब सामने आई, बीजेपी उसको लीड ली। तो भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की थी, उससे पहले हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, स्थानीय निकाय के चुनाव हुए थे, बीजेपी ने उसमें चुनाव जीता था, तो परिणाम तो बीजेपी के पक्ष में रहा है। आपने कहा सोच, बात हुई राम मंदिर के विरोधी सारे मतलब एक साथ इकट्ठे हो गए, विकास के विरोधी इकट्ठे हो गए। एयरपोर्ट बनता है, उस पे बीजेपी का प्लेन उतरना है, ऐसा मुझे जानकारी नहीं थी कि अगर बीजेपी का उतरना है, एसपी का उतरना है, बीएसपी का, आम आदमी का। आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किया। ये मैं सबसे पूछता हूं बाबा कि किसने उसमें शिलान्यास में किसका नाम लिखा है, कौन फीता काट रहा है? जो गाड़ी चलाता है उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको सड़क चाहिए। अगर मैं लखनऊ से बलरामपुर आया तो मुझे नहीं फर्क पड़ता कि ये आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद बनी या पहले बनी, मैं चल रहा हूं, सड़क बनी है। मैं इसका धन्यवाद जरूर दूंगा कि भाई जिसने भी बनाया है अच्छा है, लेकिन उसका विरोध करना, विकास का विरोध कैसे हो सकता है 2021 में? देखिए, मैंने कहा ना, विकास की उनकी कोई सोच ही नहीं थी। आप कल लखनऊ से बलरामपुर आए होंगे जी। आज से 5 साल पहले मुझे बलरामपुर 2017 के पहले अक्सर आना होता था। 2017 के पहले गोंडा से बलरामपुर की दूरी 3 से 4 घंटे लगते थे। आज आधे घंटे में इस दूरी को आप पूरी कर सकते हैं। गोरखपुर से बलरामपुर आने में 2017 के पहले 6 घंटे लगते थे, आज इस दूरी को आप 2.5 घंटे में पूरा कर सकते हैं। कनेक्टिविटी बीजेपी ने दी। बीजेपी शासित राज्यों ने तेजी के साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू किया और अपने स्तर पर प्रयास किए, वहां पर बेहतर परिणाम आए। दुर्भाग्य रहा कि समाजवादी पार्टी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को 14 से 17 तक लागू ही नहीं होने दिया। लागू नहीं होने दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सच्चाई भी यह है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कैसे धोखे में देकर के शिलान्यास करके कैसे बंदरबांट करते हैं। मतलब 2016 दिसंबर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री से अखिलेश यादव जी ने कर दिया था। जब मार्च 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मई 2017 में मैं इन सब की समीक्षा कर रहा था कि आखिर क्या प्रोग्रेस है जी। तो मुझे बताया गया 0। मैंने कहा अभी 6 महीने के बाद 0 क्यों, प्रोग्रेस 0 क्यों है 6 महीने के बाद? तो उन्होंने कहा साहब कार्य हो कहाँ, लैंड ही नहीं है, बिना लैंड के शिलान्यास किए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पूरा, मैंने कहा इसमें मुख्यमंत्री ने, अखिलेश यादव ने बिना जमीन के शिलान्यास कर दिया, शिलान्यास किया था। शिलान्यास करने के बाद जब बात सामने आई, मैंने कहा भी फिर इसके तो टेंडर भी अवार्ड हुए हैं, टेंडर कैसे चले? तो मैंने पूरे उसके रिजल्ट देखे जी। आप आश्चर्य करेंगे कि 341 किलोमीटर लंबा यह मार्ग, 110 मीटर चौड़ा एक्सप्रेसवे 15,200 करोड़ रुपए की लागत से उन्होंने उस समय इसको अवार्ड किया था और उसके टेंडर जारी हुए थे, सभी कुछ उनके हुए थे, लेकिन लैंड ही नहीं थी। हमने उसको कैंसिल किया मई 2017 में। लैंड खरीदने की कार्रवाई हुई। जब जून 2018 में हम लोगों ने इस पूरी जमीन खरीद ली जी और 90% से अधिक लैंड हम लोग जब ले लिए, तब जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी से हम लोगों ने आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करवाया था। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कराने के बाद 341 किलोमीटर लंबा, 120 मीटर चौड़ा, यानी पहले से 10 मीटर चौड़ा हम बना रहे हैं। 2016 में इन्होंने 15,200 करोड़ रुपए की लागत से उसी एक्सप्रेसवे को 110 मीटर चौड़ा, 341 किलोमीटर लंबा बना रहे थे। 2018 में
उसी एक्सप्रेसवे को 120 मीटर चौड़ा, यानी 10 मीटर ज्यादा चौड़ा है, 341 किलोमीटर लंबा है। इस एक्सप्रेसवे को 11,800 करोड़ रुपए में वर्तमान में सरकार ने बना करके तैयार किया है। आप हाईवे की चौड़ाई देख रहे हैं, वो ये देखते हैं कि मैं दोनों की बात कर रहा हूं। दूसरा, हमने इसमें थर्ड पार्टी रखा था इंस्पेक्शन के लिए, हर एक स्तर पर क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, और हर एक पैकेज में इसकी जांच होती थी। एक ओवर एस्टिमेटेड कैसे लूट खसोट होती थी योजनाओं में, जिसे 11,800 करोड़ रुपए में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसका आप 15,200 करोड़ रुपया चार्ज कर रहे हैं। आखिर ये पैसा कहां जाता, बताइए ना साफ साफ। एक दूसरा, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ही आधार मान करके हाई स्पीड सेमी हाई स्पीड ट्रेन को, बुलेट ट्रेन को दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाने की कार्रवाई जो हो रही है, इसमें लैंड जो हम दे रहे हैं, तो इसी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे हम उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि लैंड हमारे पास सरप्लस लैंड पहले से मौजूद है। देखिए, हर एक योजनाओं पर पहले बंदरबांट होता था, डकैती होती थी, और ये डकैती जनता की गाड़ी कमाई पे डकैती थी। समाजवादी पार्टी इस डकैती को प्रदेश के अंदर डाल रही थी, इसलिए कोई परियोजना उनकी पूरी नहीं हुई। एक भी परियोजना तो बताएं जिसको समाजवादी पार्टी ने पूरा किया हो। क्या पूर्वांचल एक्सप्रेस, अखिलेश यादव तो काउंटर करते हैं बाबा, वो कहते हैं एक नहीं, मेरे पास 1 दर्जन योजनाएं हैं बोलने के लिए, तो मैं बाबा को दिखा, मैं क्या कह रहा हूं ना, बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, है नहीं। एक भी योजना तो बताएं जिसको उन्होंने पूरा किया हो। आप इतने कॉन्फिडेंस, कोई योजना नहीं। और अगर योजना उन्होंने पूरी की होती, 2014 में प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त नहीं कराती। 2017 में शर्मनाक हार का सामना समाजवादी पार्टी को नहीं करना होता। 2019 में महागठबंधन के बाद भी समाजवादी पार्टी बुरी तरह परास्त हुई, यानी उन्होंने बबुआ और बुआ एक साथ मिलकर के एक मंच पे आ गए थे। जी।